नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स वार्षिक अंक का हमारा ये 5वां लेक्चर है और इसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो है आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। और यहाँ पर जो जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, हम पूरा का पूरा एक सीरीज चला रहे हैं जिससे आपको कि रिवीजन करने में आसानी हो। और ये हमने जो लिया है पूरा का पूरा ये सीरीज चला रहे हैं वो उत्कर्ष करंट अफेयर्स वार्षिक अंक से हमने लिया है, जहाँ से आगामी जो भी एग्जामिनेशन है, चाहे आप CSIR, SO, ASO की तैयारी कर रहे हैं, RBI ग्रेड B की तैयारी कर रहे हैं, BPSC TRE 3 की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी अदर स्टेट्स PCS एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि अगर आप UP PCS की तैयारी कर रहे हैं तो भी यहाँ से आपको इससे बेनिफिट मिल सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश या फिर बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए लाभदायक होगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे सारे PDF अपलोड किए जाते हैं ताकि आप उसे डाउनलोड करके रिविजन कर सकें। तो हम अपने एक एक करके सारे टॉपिक को अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे न्यूज़ कहा जा रहा है एयरपोर्ट कार्बन प्रत्ययन कार्यक्रम। कहा जा रहा है दोस्तों यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद ने हवाई अड्डों पर कार्बन प्रबंधन के लिए एयरपोर्ट कार्बन प्रत्ययन कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद के द्वारा इस कार्यक्रम को क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। इस योजना के तहत देश के प्रमुख हवाई अड्डे जैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली व मुंबई में कार्बन प्रत्ययन के उच्चतम स्तर 4+ को हासिल कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको 2 हवाई अड्डे है, एयरपोर्ट है, ये भी आपको याद रखना है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली और मुंबई में दोनों जगह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये आपका कार्बन प्रत्ययन का जो स्तर है वो 4+ को हासिल कर लिया है। किसके द्वारा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन परिषद के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें तो कहा जाता है ITU का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय खोला गया है। 22 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन के क्षेत्रीय कार्यालय व नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में। किनके द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, ये आपको 2 स्टेटमेंट याद रखना है। कहा जाता है कि भारत में ITU का नया क्षेत्रीय कार्यालय 6G टेक्नोलॉजी के लिए उचित वातावरण तैयार करने में मदद करेगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहा जाता है ITU सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसका मुख्यालय है दोस्तों वो है जिनेवा में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे 2-3 फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यह एक UN का एक विशेष एजेंसी है और इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे उद्घाटन किया गया है, तो नई दिल्ली में। किसके द्वारा किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़े, कहा जाता है राष्ट्रपति निलयम। ठीक है, अब निलयम क्या है, राष्ट्रपति निलयम क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। कहा जाता है कि 22 मार्च 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद के बोलारम तेलंगाना में ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम जनता के लिए खोल दिया। यह पहली बार है जब इस हेरिटेज बिल्डिंग को आम जनता के लिए खोला गया है, यानी ये क्या है, एक हेरिटेज है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि हाल ही में न्यूज में रहा राष्ट्रपति निलयम क्या है, तो यह एक हेरिटेज बिल्डिंग है। कहाँ पे, तो बोलारम तेलंगाना में है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि 160 वर्ष से अधिक पुरानी विरासत संपत्ति को तेलुगु नव वर्ष उगादी के अवसर पर सामान्य जनता के लिए खोला गया है। ठीक है, तो उगादी तेलुगु नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, उसकी अवसर पर जनता के लिए खोला गया है इसे। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य कौन बना है, मिस्र बना है। ठीक है, 20 फरवरी 2023 को अफ्रीकी अरब राष्ट्र मिस्र ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नया सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। हालांकि औपचारिक अधिसूचना 22 मार्च 2023 को जारी की गई है। रिपब्लिक डे उत्सव के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी भारत आए और मतलब कि कहा जाए कि 2023 में, ठीक है, 2023 में जो रिपब्लिक डे मनाया गया था, ठीक है, इसमें हमारे मुख्य अतिथि कौन थे, ये थे राष्ट्रपति अब्देल फतह सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, जब वो यहाँ पे आए तब उन्होंने ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य बनने का ऐलान किया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये बताइए कि अभी 2024 में हमारा जो रिपब्लिक डे मन रहा है, इसके मुख्य अतिथि कौन है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट कहा जा रहा है बसवेश्वर और नाथ प्रभु केम्पगौड़ा मूर्तियों का अनावरण किया गया है। कहा जाता है केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में राज्य विधानसभा परिसर में भगवान बसवेश्वर जी और नाथ प्रभु केम्पगौड़ा जी की मूर्तियों का क्या किया है, अनावरण किया है। किसने किया है और कहाँ किया है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, बेंगलुरु में किया है, कर्नाटका
के शहर बेंगलुरु में। ठीक है, ये ध्यान में रहना चाहिए। यही भी कहा जा रहा है दोस्तों, इसके अतिरिक्त कर्नाटक के बिदर जिले के गोरता मैदान में गोरता शहीद स्मारक पर 103 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक का उद्घाटन भी किया गया। किनके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे? तो कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटक बेंगलुरु में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आ जा रहा है कि 5वां बॉक्साइट CRM। ठीक है, 5वां बॉक्साइट CRM नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के संयुक्त सहयोग से ब्राक B1201 के रूप में एक बॉक्साइट प्रमाणित संदर्भ सामग्री सफलतापूर्वक क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। ठीक है, यह भारत में अपनी तरह का, देखिए भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां CRM है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट आपको बिल्कुल याद कर लीजिए कि यह भारत में अपनी तरह का पहला और विश्व में 5वां सीरम है। और ब्राक B1201 को औपचारिक रूप से 24 मार्च 2023 को जो है क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। तो 5वां बॉक्साइट CRM। ठीक है, ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? ये कंपनी का भी नाम याद रखना है, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ब्राक। ठीक है, बार्क के द्वारा संयुक्त सहयोग से जो है डेवलप किया गया है बार्क B1201। ठीक है, ये बॉक्साइट है। ठीक है, ये इस तरीके से आप याद रखना है ताकि जो क्वेश्चन जब आता है तो आपके गलत ना हो, इस उद्देश्य से हम चीज़ों को पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कि पेंशन सुधार समिति। पेंशन सुधार समिति, ठीक है, सरकार पेंशन प्रणाली पर सरकारी कर्मचारियों की चिंता को दूर करने के लिए भारत सरकार ने समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष वित्त सचिव TV सोमनाथन है। ठीक है, तो ये आपको जो है पेंशन सुधार समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? तो ये वित्त सचिव हैं TV सोमनाथन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। TV सोमनाथन ये क्या है? तो ये वित्त सचिव हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है यह समिति वित्तीय रूप से असावधान पुराने पेंशन सिस्टम OPS और सुधार अभिवृद्धि योग्य NPS के बीच एक मध्य मार्ग खोजने का क्या करेगा? काम करेगा। और ये जो है काम करेगा और इसको जो है केंद्र और राज्य सरकारों दोनों के लिए लागू किया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। पेंशन सुधार समिति की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? ठीक है, तो TV सोमनाथन। और ये कौन है? तो हमारे वित्त सचिव हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम चलें तो कहा जाता है कि स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा। कहा जाता है कि ऐतिहासिक कानून राजस्थान को भारत का पहला राज्य बनाता है जो राज्य के प्रत्येक नागरिक के लिए, देखिए प्रत्येक नागरिक के लिए स्वास्थ्य सेवा को जो क्या करता है? कानूनी अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, कानूनी अधिकार प्रदान करता है प्रत्येक नागरिक के लिए। 22 सितंबर 2022 को राजस्थान स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक 2022 राजस्थान विधानसभा में पेश किया और 21 मार्च 2023 को राज्य विधानसभा में विधेयक को पारित किया गया। विधेयक को स्वास्थ्य चिकित्सा सेवा मंत्री प्रसादी लाल मीणा की अध्यक्षता वाली एक प्रवर समिति को भेजा गया था। ठीक है, तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक किसने पारित किया है दोस्तों? कौन सा राज्य ने पारित किया है? तो ये राजस्थान ने पारित किया है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है, तो ऐसे प्रश्न आपके गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व एथलेटिक्स संघ। कहा जाता है कि विश्व एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष लॉर्ड कोए, ठीक है, ये आपको पहले तो याद रखिए कि कौन है अध्यक्ष इसके? तो लॉर्ड कोए है, ने कहा है कि कोई भी ट्रांसजेंडर एथलीट जो पुरुष यौवन से गुजरा है उसे 31 मार्च 2023 से महिला विश्व रैंकिंग प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति क्या है? नहीं दी गई है। ठीक है, संबद्ध परिषद ने सेक्स डेवलपमेंट में अंतर के माध्यम से एथलीट्स के लिए प्लाज्मा टेस्टोस्टेरोन की अधिकतम मात्रा को आधे से घटाकर 5 से कितना 2.5 नैनोमोल प्रति लीटर करके एथलीटों पर और भी सख्त कानून लागू कर दिया है। ठीक है, तो विश्व एथलेटिक्स संघ ने क्या किया है? जो ट्रांसजेंडर एथलीट हैं उनको जो है अनुमति नहीं प्रदान किया है। ठीक है, और ये कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो लॉर्ड कोए हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। ठीक है, फिनलैंड कहा जाता है नाटो का फुल फॉर्म ही याद रखिए कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। ठीक है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव कौन है? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है, स्टोल्टेनबर्ग हैं। इनके अनुसार तुर्की के सर्वसम्मत वोट की बदौलत फिनलैंड को गठबंधन का 31वां सदस्य बनाया गया है। जुलाई 2023 में लिथुआनिया में होने वाले शिखर सम्मेलन में फिनलैंड को अब औपचारिक रूप से नाटो में शामिल किया गया है। ठीक है, तो फिनलैंड जो है नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। तो ये आपको याद रखना है। और इसके सचिव कौन है नाटो का? तो जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है, याद रखना है। यह भी कहा जाता है कि इसके अलावा नाटो में शामिल होने के स्वीडन के अनुमोदन आवेदन को तुर्की और हंगरी द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। नाटो या उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन 1949 में स्थापित एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सऊदी अरबिया
सऊदी अरब जो है एससीओ का नया संवाद भागीदार बना है। ठीक है, कहा जाता है कि सऊदी अरब सरकार ने चीन और रूस के वर्चस्व वाले क्षेत्रीय गठबंधन शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। ठीक है, कहा जाता है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ डायलॉग पार्टनर का दर्जा हासिल करने के फैसले को सऊदी अरब के लिए अंतिम पूर्ण सदस्यता की दिशा में पहला कदम माना जा रहा है। एससीओ का मुख्यालय जो है बीजिंग चीन में है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है CPTPP समझौता ब्रिटेन। ठीक है, कहा जाता है 31 मार्च 2023 को ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल हो गया है। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इसे ब्रेक्जिट के बाद अब तक अपना सबसे बड़ा व्यापार समझौता कहा है। ठीक है, कहा जाता है CPTPP प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के चारों ओर अवस्थित 11 राष्ट्रों का एक मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें कनाडा, मैक्सिको, पेरू, चिली, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान जैसे सदस्य हैं और यह दिसंबर 2018 में लागू किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका। ठीक है, कहा जाता है कि नॉर्वे की कंपनी है नोरलीड ने MF हाइड्रा नामक विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन आधारित फेरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, कहा जाता है यह जहाज हाइब्रिड है जो बैटरियों और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल का उपयोग करती है और 82.4 मीटर लंबी यह नौका 300 यात्रियों और 80 वाहनों को ले जा सकती है। तो विश्व की तरल हाइड्रोजन संचालित नौका कौन है? तो MF हाइड्रा। ठीक है, MF हाइड्रा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्वे की कंपनी के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। नॉरलीड, ये भी आपको याद रखना है, नॉरलीड। ठीक है, नॉर्वे की कंपनी है। नेक्स्ट कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि इलेक्शन कमीशन ने निर्वाचन आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से राष्ट्रीय दर्जा जो है, राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जा है वो क्या कर लिया है, वापस ले लिया है। तो आपको याद रखना है कि कौन कौन से पार्टी से दर्जा वापस लिया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस, TMC ममता बनर्जी की पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जो है क्या किया है, आपका राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। वहीं आयोग ने 4 राज्यों में दिल्ली, पंजाब, गोवा, गुजरात राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद, पहले इसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा था और उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। अब जो है किसे किसे जो है ये राष्ट्रीय जो है पार्टी का दर्जा दिया गया है, कौन कौन से पार्टी को? तो बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP और आम आदमी पार्टी। अब ये राष्ट्रीय दल है, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी अब जो है टोटल कितने पार्टी हैं जिसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? तो 6 हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही आपसे क्रम पूछ लिया जाएगा कि भारत में कितने राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्रम दे दिया जाए 2 3 5 7। ठीक है, ऐसे दे दिया जाए तो हमारा 6 होगा। ठीक है, 6 होगा, यानी क्रम अगर यहाँ से अगर देखिए तो 6 भी कर देइए। ठीक है, पहले कितने थे? 7 थे। ठीक है, अब जो है कितने हैं? तो 6 हैं, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि राज्य स्तरीय पार्टी का जो दर्जा मिला है वो मिला है त्रिपुरा में टिपरा मोर्था पार्टी को, मेघालय में मिला है वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को, नागालैंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को मिला है नागालैंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023। कहा जाता है कि प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2023 को मंजूरी दी है, जो अर्थव्यवस्था में हुए बदलावों के साथ संगत होने के लिए 2 दशक पुराने वर्ष 2002 के विरोधात्मक कानून को आधुनिकीकृत करने का उद्देश्य रखता है। कौन? प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक। ठीक है, कहा जाता है कि भाजपा के जयंत सिन्हा के नेतृत्व वाली वित्त पर संसदीय स्थायी समिति ने विधेयक की समीक्षा की थी। नए विधेयक के तहत 2000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के विलय और अधिग्रहण को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अधिसूचित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि अधिकृत की जा रही पार्टी का भारत में पर्याप्त व्यावसायिक संचालन हो। ठीक है, कहा जाता है यहाँ पे यह विधेयक संयोजन के आकलन के लिए समग्र समय सीमा को 10 दिनों से घटाकर 150 दिन कर देता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसमें जो है कि समय को घटा करके 210 से कितना कर दिया जाएगा? 150। ठीक है, कम कर दिया गया है। आगे बढ़े तो कहा जाता है ह्यू एंड क्राई नोटिस किस राज्य के द्वारा जारी किया गया है? तो याद रखना है पंजाब सरकार के द्वारा जारी किया गया है। क्यों जारी किया गया है? तो कहा जाता है कि जो भगोड़े खालिस्तानी समर्थक प्रचारक थे अमृतपाल सिंह, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थे। ठीक है, उसके खिलाफ जो है ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया गया था पंजाब सरकार के द्वारा। अब ये जो नियम है, ह्यू एंड क्राई जो नियम है, इसका सीधा अर्थ क्या होता है? कहा जाता है कि यदि कोई संदिग्ध या अपराधी कुछ राहगीरों के सामने सड़क पर भाग रहा हो तो उनमें से
पुलिस को उसकी पहचान करने और उन्हें पकड़ने में मदद करने के लिए चिल्लाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है ह्यू एंड क्राई नोटिस क्या होता है। ठीक है, हालांकि वर्तमान में अमृतपाल सिंह पंजाब पुलिस की हिरासत में है। ठीक है, तो ये किस सरकार के द्वारा जारी किया गया है? पंजाब सरकार के द्वारा। अब आपसे स्टेटमेंट बन सकता है कि हाल ही में न्यूज में रहा ह्यू एंड क्राई शब्द क्या है। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट याद रखना चाहिए। ठीक है, कि अगर कोई ऐसा अपराधी है या फिर ऐसा कोई भगोड़ा है, संदिग्ध इंसान है, ठीक है, तो अगर वो रोड पे भाग रहा है, ठीक है, तो राहगीरों को जो है ये क्या करना है? पुलिस की पहचान करने के लिए, उसके बारे में पकड़ने की मदद करने के लिए चिल्लाना है कि कोई भाग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कांगड़ा चाय को संरक्षित भौगोलिक संकेत दिया गया है, यानी GI टैग दिया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि यूरोपीय संघ ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेत प्रदान किया है, PGI। ठीक है, PGI। ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। 22 मार्च 2023 को यूरोपीय संघ ने PGI देने की अधिसूचना जारी की और यह 11 अप्रैल 2023 से लागू हो गया। ठीक है, कहा जाता है यह कांगड़ा घाटी में उगाई जाने वाली कैमेलिया साइनेसिस प्रजाति की पत्तियों और कलियों और कोमल तनों से बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, कैमेलिया साइनेसिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, कहा जाता है किरीट पारिक समिति। अब देखिए किरीट पारिक समिति किस लिए गठित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कहा जाता है केंद्र सरकार ने प्राकृतिक गैस पर किरीट पारिक समिति की सिफारिशों के आधार पर पाइप्ड नेचुरल गैस PNG और कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमतों को सीमित करने के लिए एक नए गैस मूल्य निर्धारण फार्मूले को मंजूरी दिया है। किसकी सिफारिश के आधार पे? तो याद रखना है किरीट पारिक समिति के आधार पे। ठीक है, कहा जाता है यह कीमत प्रत्येक महीने जिस दर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चे तेल को खरीदता है, ठीक है, खरीद करता है, उसकी 10% होगी, लेकिन इसकी सीमा $4 से $6.50 प्रति यूनिट होगी। ठीक है, तो याद रखना है। कहा जाता है कि सरकार ने 2030 तक भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को मौजूदा 6.5 से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, रखा है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत में प्राथमिक ऊर्जा मिश्रण में प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाएगा? तो 6.5% से बढ़ा करके कितना किया जाएगा? 15%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है कि रक्षा सहयोग समझौता रोमानिया और भारत। ठीक है, कहा जाता है रोमानिया के उप रक्षा मंत्री सिमोना कोजोकारू ने भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने से नई दिल्ली में मुलाकात किया, जिसमें दोनों देशों ने अपने पहले रक्षा सहयोग समझौते पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। तो रक्षा सहयोग समझौता रोमानिया और भारत के बीच में हुआ है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि इस समझौते के तहत साइबर रक्षा, प्रशिक्षण और शिक्षा, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी, सैन्य चिकित्सा, साथ ही तकनीकी सैन्य मुद्दों जैसे क्षेत्रों पर जो है द्विपक्षीय सहयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र सहायक संगठन का सदस्य भारत। ठीक है, कहा जाता है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग, मादक पदार्थ रोकथाम आयोग और संयुक्त राष्ट्र HIV/AIDS कार्यक्रम समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया है। ठीक है, कहा जाता है ये तीनों संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद के महत्वपूर्ण सहायक निकाय हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु। ठीक है, कहा जाता है कि सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु को जो है केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन ने लॉन्च किया है, जो 27 किलोवाट ऊर्जा उत्पादित कर सकती है। यह नाव 3.95 करोड़ रुपए में श्रीलंका में बनाई गई है और केरल स्टेट इनलैंड नेविगेशन कॉरपोरेशन की योजना है कि वे सूर्यांश को 2 पर्यटन पैकेज कदमकुड़ी और एर्नाकुलम जिले के लिए उपयोग करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव सूर्यांशु का जो है कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, कहाँ पे? तो केरल में किया गया है दोस्तों, और इसका जो निर्माण किया गया है ये श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है। आगे हम बात करें तो कहा जाता है कि भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई है। कहाँ पे लगाई गई है ये आपको ध्यान रखना है। कहा जाता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने ऐतिहासिक हुसैन सागर झील के किनारे डॉक्टर अंबेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नाम से एक पुरस्कार की घोषणा भी किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत में अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा कितनी ऊंची है? तो सबसे पहले 125 फुट। ठीक है, और अगर हम ये बात करें कहाँ पे, किस राज्य में, तो ये किया गया है तेलंगाना में। ठीक है, दूसरी चीज कौन से सागर झील? तो हुसैन सागर झील। ठीक है, देखिए ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि हाल ही में न्यूज में रहा हुसैन सागर झील किस राज्य में है, तो ये कहाँ है? तेलंगाना में है। ठीक है, कहा जाता है कि पुरस्कार जो घोषित किया गया है
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के द्वारा। कहा जाता है कि उस पुरस्कार के लिए 51 करोड़ रुपये का कोष फंड जो है बनाया गया है और प्रति वर्ष उनकी जयंती पर 3 करोड़ रुपये का पुरस्कार जो है दलित कल्याण के क्षेत्र में योगदान करने वाले व्यक्तियों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं। कहा जाता है कि अफगानिस्तान को 10,000 मीट्रिक टन जो है गेहूं जो है भारत भेजा है। कहा जाता है कि भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए 10,000 मीट्रिक टन गेहूं भेजने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम की स्थापना जो दोस्तों ये 1961 में की गई थी, जिसमें 36 सदस्य देश शामिल हैं, जिसका मुख्यालय जो है रोम इटली में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करें तो कहा जाता है यूरेनियम के नए समस्थानिक की खोज किया गया है। ठीक है, कहा जाता है कि जापान के भौतिकविदों ने भारी तत्वों के परमाणुओं का अध्ययन करते समय यूरेनियम के एक नए समस्थानिक की खोज की है, जिसकी परमाणु संख्या क्या है 92 है और इसकी परमाणु संख्या कितनी है 241 है। इसकी पहचान यूरेनियम 241 के रूप में की गई है। सैद्धांतिक गणना से पता चलता है कि इस नए समस्थानिक की अर्ध आयु 40 मिनट की हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यूरेनियम के नए समस्थानिक का नाम क्या है, तो यूरेनियम 241। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है कृषि ड्रोन सब्सिडी गरुड़ एरोस्पेस। कहा जाता है कि चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। इसके तहत पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में 8 किसानों को गरुड़ किसान ड्रोन दिए गए हैं। ठीक है, तो चेन्नई स्थित गरुड़ एरोस्पेस कृषि ड्रोन बनाने के लिए सब्सिडी प्राप्त करने वाली देश की पहली कंपनी बनी है। ये आपको याद रखना है। यहीं पे बात करें तो कहा जाता है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि ड्रोन की लागत का 100% तक अनुदान शामिल करने के लिए कृषि यंत्रीकरण पर उप मिशन मानदंड को में संशोधन किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एप्पल का पहला रिटेल स्टोर मुंबई में खोला गया है। ठीक है, कहा जाता है एप्पल ने भारत के वित्तीय और वाणिज्यिक केंद्र मुंबई में अपना पहला भौतिक स्टोर खोला है। कंपनी ने जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल में अपना स्टोर खोला है। जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, ये आपको याद रखना है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्वामित्व वाली संपत्ति है। 20 अप्रैल 2023 को अब एप्पल कंपनी ने अपना दूसरा रिटेल स्टोर नई दिल्ली में खोला है। ठीक है, एप्पल INC भारत में अपने नवीनतम आईफोन 14 का निर्माण करेगा। ठीक है, भारत में नवीनतम आईफोन जो है 14 का निर्माण करेगा। तो ये जो पहला रिटेल कहाँ पे खोला गया है, ये आपको याद रखना है, मुंबई में खोला गया है, दूसरा न्यू दिल्ली में खोला गया है। ठीक है, आगे बात करें तो कहा जाता है कुनफरपीरा सुरंग। कुनफरपीरा सुरंग, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने रामबन कहाँ है, तो ये आपको याद रखना है, रामबन है आपका जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जो रामबन में कुनफरपीरा सुरंग का उद्घाटन किया है। जम्मू और कश्मीर के बीच यात्रा को आसान बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लागत से 3 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं ये, और इसके तहत जम्मू से उधमपुर, रामबन, बनिहाल और आगे श्रीनगर तक के पहले कॉरिडोर में श्रीनगर से बनिहाल तक का सेक्शन शामिल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कुनफरपीरा सुरंग कहाँ है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, रामबन में है। ठीक है, कुनफरपीरा सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो कहा जाता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है, AIIB। ठीक है, कहा जाता है कि AIIB ने आबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम कॉर्पोरेशन हब बनाने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, कहा जाता है इससे पहले विदेशी कार्यालय के रूप में काम करेगा। ठीक है, जो इसके पहले विदेशी कार्यालय के रूप में काम करेगा। तो ये आपको याद रखना है, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक जो है, ठीक है, अपना जो है पहला अंतरिम कॉर्पोरेशन हब कहाँ पे, तो आबू धाबी ग्लोबल मार्केट में अपना पहला अंतरिम कॉर्पोरेशन हब बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई। ठीक है, कहा जाता है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और अमेरिका स्थित LanzaJet INC सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल साफ के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित किया जाएगा। इस प्रस्तावित उद्यम से 3000 करोड़ रुपए की लागत से हरियाणा में पानीपत रिफाइनरी में अल्कोहल टू जेट तकनीक के साथ साफ बनाने के लिए एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो भारत की पहली हरित विमानन ईंधन इकाई उत्पादन इकाई कहाँ पे, तो ये आपको याद रखना है, हरियाणा में। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा में कौन सी जगह पे, तो पानीपत। ठीक है, पानीपत। ठीक है, आगे बात करें तो कहा जाता है कि जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। कहा जाता है केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा गर्मियों में पानी की भारी कमी का सामना करने वाले 15 ब्लॉक पंचायतों में 94 ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए राज्य में पहली बार जल बजट के पहले चरण का क्या किया, उद्घाटन किया, और केरल जल बजट अपनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इस अवसर पर पश्चिमी घाट में सिंचाई नेटवर्क पुनर्वास परियोजना के तीसरे चरण इनी नजन ओजुकाते अब मुझे बहने दो का उद्घाटन किया है। इनी नजन ओजुकाते अब मुझे बहने दो का अनावरण किया है। ठीक है, तो जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य केरल बन गया है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, कहा जा रहा है यहाँ पे कि 30वां राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस मनाया गया है।
24 अप्रैल 2023 को पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश के रीवा में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ था। ठीक है, और इसी के स्तर पर हम बात करें तो कहा जाता है कि पंचायती राज को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 31वां पंचायती राज दिवस, ठीक है, 30वां पंचायती राज दिवस की बात किया जा रहा है। आगे बात करें तो कहा जाता है अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस हिमाचल प्रदेश ने तैयार किया है। कहा जाता है अज्ञात शवों का डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य बन गया है और यह प्रक्रिया अप्रैल 2022 को शुरू की गई और अब तक अज्ञात शवों के 150 डीएनए नमूने के रिकॉर्ड को जो है डेटाबेस में क्या किया गया है, संग्रहित किया गया है। इससे पहले एम्स दिल्ली ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से एक पायलट परियोजना की शुरुआत किया था। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है दोस्तों हमारा असम अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौता। कहा जाता है कि 20 अप्रैल 2023 को अमित शाह की उपस्थिति में वर्ष 1972 से चल रहे सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और अरुणाचल प्रदेश समकक्ष पेमा खांडू ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। जुलाई 2022 में दोनों राज्यों ने नामशाई घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यह अंतिम समझौता है जिसके अंतर्गत कोई भी राज्य भविष्य में किसी भी क्षेत्र या गाँव से संबंधित कोई नया दावा नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है असम अरुणाचल प्रदेश सीमा समझौता क्या है। ठीक है, किन दो राज्यों के बीच में, तो असम के बीच में और अरुणाचल प्रदेश के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि उत्तरामेरूर शिलालेख। कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की चर्चा करते हुए तमिलनाडु के कांचीपुरम में 1100 वर्ष पुराने उत्तरामेरूर शिलालेख का क्या किया, उल्लेख किया। ठीक है, यह शिलालेख चोल राजा प्रांतक प्रथम 953 ईस्वी के शासनकाल में गांव के स्वशासन के कार्य करने का विस्तृत वर्णन प्रदान करता है। ठीक है, यह शिलालेख जो है चोल राजा, याद रखना है, प्रांतक प्रथम के शासनकाल में जो है गांव में स्वशासन के कार्य करने का विस्तृत वर्णन करता है। कौन? उत्तरामेरूर शिलालेख, जिसकी व्याख्या जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया। प्रांतक प्रथम के शासनकाल का प्रसिद्ध उत्तरामेरूर शिलालेख बैकुंठ पेरुमल मंदिर के दीवारों पर देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों तो कहा जाता है कि भारत की पहली वाटर मेट्रो कोची में शुरू किया गया है। ठीक है, 25 अप्रैल 2023 को केरल की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो का उद्घाटन किया। ठीक है, जो बैटरी संचालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौका है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा इसे विकसित किया गया है। 8 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग कोची के आसपास 10 द्वीपों पर किया जाएगा। इस परियोजना को केरल सरकार और जर्मन कंपनी क्रेडी टेंसाल्ट फॉर विंडरफोरवाउ द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। देखिए, ये जो नाम है ना, आपको याद रखना है कि केरल सरकार और जर्मन कंपनी के द्वारा इसे वित्त पोषित किया जा रहा है, सीधी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो कहा जाता है कि सरकारी विभागों में 100% जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रयोग किया जाएगा। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू किया है और ये 2023 तक जो है पूरी तरीके से लागू कर लिया जाएगा, फॉलो कर लिया जाएगा। ये पूरे भारत में के लिए ही किया गया है, इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर के लक्ष्य घोषित किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम है, इसका ये हमारा 5वां लेक्चर रहा। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आया हो दोस्तों तो बिल्कुल लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।